चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हम इसे नॉर्सेट के लिहाज से पूरी तरह से क्रैक करने वाले हैं। इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी सॉलिड हो जाए। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की बेसिक बातें समझेंगे। फिर देखेंगे कि पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन काम कैसे करता है। उसके बाद हम सीधे बीमारी यानी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पर आएंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी नर्सिंग इंटरवेंशंस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी को अच्छे से समझने के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि वो अंग यानी यहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड आखिर है क्या और उसके सेल्स काम कैसे करते हैं। यह सवाल देखने में तो बड़ा बेसिक लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं होती हैं। तो ज़रा सोचिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर वो कौन से खास सेल्स हैं जो पीटीएच बनाते हैं। और ये देखिए चौंकाने वाला रिजल्ट। एक सर्वे में पता चला कि सिर्फ 7% स्टूडेंट्स ही इसका सही जवाब दे पाए। 82% ने पैराफॉलिकुलर सेल्स को चुना, जो एक बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सही जवाब है चीफ सेल्स। इन्हें प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं। इसको ऐसे याद रखिए, पीटीएच का चीफ या बॉस कौन है? चीफ सेल्स। बाकी सेल्स का काम बिल्कुल अलग है। पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं कैल्सिटोनिन और फॉलिकुलर सेल्स T3 या T4 बनाते हैं। ये फर्क याद रखना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पीटीएच आता कहाँ से है। पर अब अगला सवाल ये है कि ये शरीर में करता क्या है। इसका काम आप देखेंगे बहुत ही सीधा और पावरफुल है। तो ऐसा क्या होता है शरीर में कि पैराथायरॉयड ग्लैंड को पीटीएच रिलीज करना पड़ता है? वो कौन सा स्विच है जो इसे ऑन करता है? इसका जवाब ही इसके पूरे फंक्शन की चाबी है। और जवाब है लो कैल्शियम लेवल यानी हाइपोकैल्सीमिया। बस पीटीएच का एक ही मिशन है, जब भी खून में कैल्शियम कम हो उसे बढ़ाना। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 13% स्टूडेंट्स को यह बात सही से पता थी। तो इस पॉइंट पर खास ध्यान देना है। अच्छा, तो पीटीएच ये करता कैसे है? इसके पास दो मेन हथियार हैं। पहला, वो हड्डियों को एक तरह का कैल्शियम बैंक समझता है और वहां से कैल्शियम निकालता है। दूसरा, वो किडनी को कहता है रुको, कैल्शियम को बाहर मत जाने दो, उसे वापस खून में भेजो। मतलब एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ से बचाना। इसे आप बॉडी के कैल्शियम रेगुलेटर की तरह सोच सकते हैं। एक तरह की खींचतान चलती रहती है। पीटीएच कैल्शियम को बढ़ाता है तो वहीं कैल्सिटोनिन उसे कम करता है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे यानी एंटागनिस्ट हैं। और ये जो इनका ऑपोजिट रिलेशन है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। गारंटीड सवाल आता है इससे। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कितने शानदार तरीके से बैलेंस बनाकर चलता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? बस यहीं से शुरू होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कहानी। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की जो सबसे आम वजह है वो है पैराथायरॉयड एडेनोमा। ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है, मतलब कैंसर नहीं होता। और ज्यादातर मामलों में, मतलब करीब 70% केस में वजह यही होती है। ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी मरीज की लैब रिपोर्ट देखें तो उसमें क्या पैटर्न मिलेगा? ये एक क्लासिक पैटर्न है, इसे रट लीजिए। पीटीएच बढ़ा हुआ है तो जाहिर है वो कैल्शियम को भी बढ़ाएगा, और क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट की आपस में बनती नहीं, ये उल्टे चलते हैं, तो फॉस्फेट कम हो जाएगा। तो याद रखिए, हाई पीटीएच, हाई कैल्शियम, लो फॉस्फेट, ये क्लासिक तिकड़ी है। चलिए अब लैब से निकलकर पेशेंट के बेड साइड पर चलते हैं। ये जो बढ़ा हुआ पीटीएच और कैल्शियम है, ये असल में मरीज पर कैसा असर डालता है, उसके संकेत और लक्षण क्या होते हैं, और सबसे बड़े खतरे क्या हैं। ये हैं इसके क्लासिक लक्षण। हड्डियों से लगातार कैल्शियम निकल रहा है तो जाहिर है उनमें दर्द होगा, वो कमजोर होंगी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाएगा। किडनी में इतना ज्यादा कैल्शियम फिल्टर होगा तो क्या होगा? पथरी बनेगी। इसके अलावा कब्ज और मांसपेशियों में कमजोरी भी बहुत कॉमन है। ये सब कुछ हाइपरकैल्सीमिया यानी बढ़े हुए कैल्शियम का ही नतीजा है। अब इन सारी परेशानियों में से एक ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। कौन सी है वो? वो है किडनी स्टोन्स यानी नेफ्रोलिथियासिस। सीधी सी बात है, जब किडनी को लगातार जरूरत से ज्यादा कैल्शियम फिल्टर करना पड़ेगा तो वो कैल्शियम वहां जमा होकर क्रिस्टल बना देगा और फिर बन जाएगी पथरी। ये एक बहुत ही कॉमन और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब क्या करें?
नॉर्सेट एग्जाम के लिहाज से हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होनी चाहिए? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक पेशेंट है जो कंफ्यूज्ड है और उसकी लैब रिपोर्ट में सीरम कैल्शियम 13 mg पर डेसीलीटर आया है। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। इस वक्त आपकी सबसे पहली, सबसे ज़रूरी नर्सिंग एक्शन क्या होगी? इस सिचुएशन में हमारी पहली प्राथमिकता है उस खतरनाक लेवल पर बढ़े हुए कैल्शियम को फौरन नीचे लाना, और इसका सबसे तेज तरीका है आईवी नॉर्मल सैलाइन शुरू करना, ताकि खून में कैल्शियम डाइल्यूट हो, और साथ में फ्यूरेसिमाइड जैसा लूप डायूरेटिक देना, ताकि किडनी उसे तेजी से शरीर से बाहर निकाल सके। इमरजेंसी मैनेजमेंट के अलावा रोज़ की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। पेशेंट को चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि इससे हड्डियों से कैल्शियम का निकलना कम होता है। उसे खूब सारा पानी पिलाना है ताकि किडनी स्टोन्स न बने। कब्ज़ के लिए हाई फाइबर डाइट देनी है, और हाँ, क्योंकि मरीज़ कमज़ोर और कन्फ्यूज्ड हो सकता है, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर इस पूरे टॉपिक से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो एग्जाम के लिए, तो वो है ये क्लासिक लाइन: बोन्स, स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स। ये हाइपरकैल्सीमिया के सारे बड़े लक्षणों को कवर कर लेती है। बोन्स मतलब हड्डियों में दर्द, स्टोन्स मतलब किडनी की पथरी, ग्रोन्स मतलब पेट की तकलीफें, और मोन्स मतलब मेंटल चेंजेस जैसे कन्फ्यूजन या डिप्रेशन। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जो आपको और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। अभी हमने बात की प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की, जिसकी वजह एडिनोमा है। पर जरा सोचिए, अगर किसी मरीज को यह बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से हुई हो, तो आपकी नर्सिंग प्रायोरिटीज कैसे बदल जाएंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। यह आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का फर्क समझने में बहुत मदद करेगा।